हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यूथ कंपटीशन टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं मुकेश वर्मा एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने संसदीय समितियों के बारे में पढ़ के समाप्त कर दिया है कि कितने प्रकार की समितियां संसद में बनाई गई हैं जो कि संसद को सहायता करती हैं। जैसे प्राक्कलन समिति पढ़ लिए थे हम लोग, जैसे लोक लेखा समिति के बारे में पढ़ लिए थे, पीबीसी के बारे में पढ़ लिए थे। ठीक है, इसमें कितने कितने सदस्य होते हैं, लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं, राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं, सबसे बड़ी कमेटी इसमें कौन सी है और इसके काम क्या क्या हैं, इनके सदस्यों का चुनाव किस तरीके से होता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ के समाप्त किया है। आज उसके आगे हम लोग बढ़ रहे हैं और पढ़ने चल रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स, जहां से एग्जाम में सवाल पूछे ही पूछे जाते हैं। टॉपिक का नाम आपका है संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है, टॉपिक का नाम है आपका संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग। इसके बारे में जो व्यवस्था की गई भारतीय संविधान में भाग 14 में इसकी व्यवस्था की गई है। किसमें की गई भैया? भाग 14 में इसकी व्यवस्था की गई है, संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में, भाग 14 में। ठीक है, किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक व्यवस्था की गई है? तो आर्टिकल 308 से लेके 323 तक। ठीक है, तो आर्टिकल 308 से लेके 323 तक में हमारे संविधान में संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में सारी व्यवस्थाएं आपकी की गई हैं। भाग 14 में इसको रखा गया। ठीक है, तो आज हम लोग भाग 14 में पढ़ने चल रहे हैं। देखिए, भारत में जो लोक सेवा आयोग का गठन किया गया पहली बार, ठीक है, अगर कभी आपसे पूछेगा कि लोक सेवा आयोग का गठन भारत में पहली बार कब किया गया, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से, 1919 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से, अधिनियम के माध्यम से, ठीक है, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि भारत में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन कब किया गया था, तो फ्रेंड्स, भारत में पहली बार कहां पे? भारत में। तो भारत में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन आपके प्रयागराज यानी इलाहाबाद में ही किया गया था। ठीक है, तो पहली बार सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन कब किया गया था? 1922 में। ठीक है, तो पहली बार इसका आयोजन आपका 1922 में किया गया था। क्लियर है? किया गया था। तो फ्रेंड्स, पहली बार सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन 1922 में किया गया। किस शहर में किया गया? तो भारत के आपके इलाहाबाद यानी प्रयागराज शहर में किया गया था। ठीक है, कहां पे किया गया? 1922 में इलाहाबाद, या हम कहें प्रयागराज। ठीक है, तो इलाहाबाद में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया था। सवाल ये बनता है कि उस समय आपका वायसराय कौन था? कभी कभी सवाल ये भी पूछ लेता है। तो लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल के दौरान ही हुआ था। ठीक है, किसके दौरान हुआ था? लॉर्ड रीडिंग के दौरान हुआ था। ठीक है, तो उस समय लॉर्ड रीडिंग ही यहां पे वायसराय थे। दो चीजें आपकी क्लियर हुई कि भारत में लोक सेवा आयोग का गठन पहली बार कब किया गया, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से पहली बार इसका गठन किया गया था। इसके अलावा पहली बार सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन भारत में कब किया गया, तो लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन आपका 1922 में किया गया था। कहां पे? आपकी इसी प्रयागराज यानी इलाहाबाद शहर में किया गया था। ठीक है, दो चीजें आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें कि लोक सेवा आयोग के बारे में, तो देखिए, लोक सेवा आयोग जो होता है ये आपका एक स्वायत्त निकाय है। ठीक है, स्वायत्त निकाय है। लोक सेवा आयोग एक स्वायत्त निकाय है। स्वायत्त निकाय से मतलब क्या होता है भैया? तो स्वायत्त निकाय का मतलब ये होता है जिसपे सरकार का कोई हस्तक्षेप ना हो, उसको हम लोग स्वायत्त निकाय के नाम से जानते हैं। तो लोक सेवा आयोग एक स्वायत्त निकाय है जिसपे सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। ये चीजें आपकी क्लियर हो गई? ठीक है, तो इस पे किसी का भी हस्तक्षेप नहीं होता है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में कहा गया है कि एक संघ लोक सेवा आयोग होगा। ठीक है, तो आर्टिकल 315 में क्या कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल
315 में कहा गया है कि भारत का एक क्या होगा, संघ लोक सेवा आयोग होगा, एक संघ लोक सेवा आयोग होगा। तो भारत का एक संघ लोक सेवा आयोग होगा और राज्यों का अपना राज्य लोक सेवा आयोग होगा, और राज्यों का अपना क्या होगा भैया, राज्य लोक सेवा आयोग होगा, राज्य लोक सेवा आयोग होगा। ठीक, तो ये चीजें आपकी कहां कही गई है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है, जिसमें कहा गया है कि भारत का एक संघ लोक सेवा आयोग होगा और राज्यों का अपना राज्य लोक सेवा आयोग होगा। चीजें क्लियर हो गई। तो संघ का अपना एक होगा जो पूरा केंद्र स्तर पे परीक्षा का आयोजन कराएगा, जो कि आपके आईएएस एग्जाम जितने, जिसको हम लोग यूपीएससी बोलते हैं, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि आपकी यूपीएससी का आयोजन कराता है पेपर का, जिसके अंतर्गत आपके आईएएस, आईपीएस और आईएफएस पोस्ट के लिए चुनाव किया जाता है कैंडिडेट्स का। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 316 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 316 में आपका कहा गया है, आर्टिकल 316 में क्या कहा गया है, तो फ्रेंड्स आर्टिकल 316 में कहा गया है कि इसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, तो इसके सदस्यों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, तो लोक सेवा, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा भैया, तो इसके सदस्यों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, तो सदस्यों की नियुक्ति आपके कौन करेंगे भैया, राष्ट्रपति करेंगे। ठीक, राष्ट्रपति करेंगे। तो सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। चीजें क्लियर हो गई। तो देखिए इंपॉर्टेंट चीज आपने क्या पढ़ा कि 1919 के भारत शासन अधिनियम में यह व्यवस्था की गई थी, लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। भारत में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन कहां पे किया गया, तो भारत में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन 1922 में इलाहाबाद में लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में किया गया था। आर्टिकल 315 में व्यवस्था की गई, भारत का एक संघ लोक सेवा आयोग होगा और राज्यों का अपना राज्य लोक सेवा आयोग होगा। जैसे हमारे यहाँ आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग होता है, ठीक है, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग होता है, बिहार में बिहार लोक सेवा आयोग होता है, जो कि अपने राज्य के उच्च पदों के परीक्षाओं का आयोजन कराता है। वहीं संघ लोक सेवा आयोग जो है वो केंद्र स्तर पे परीक्षाओं का आयोजन कराता है। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई। देखिए वर्तमान में अगर हम बात करें तो यूपीएससी में एक अध्यक्ष होता है और 10 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो यूपीएससी की बात अगर हम करें, संघ लोक सेवा आयोग की बात करें, तो वहां पे वर्तमान में एक अध्यक्ष होता है। ठीक है, एक अध्यक्ष होता है और 10 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो एक अध्यक्ष और 10 सदस्य कहां पे होते हैं, संघ लोक सेवा आयोग। यानी कि हम बात ये जो कर रहे हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं, यूपीएससी की। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं। वहीं अगर राज्य लोक सेवा आयोग की बात करें हम लोग, ठीक है, ये राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है, देखिए अगर बात हम करेंगे राज्य लोक सेवा आयोग की, तो फ्रेंड्स राज्य लोक सेवा आयोग में क्या होते हैं, तो राज्य लोक सेवा आयोग में एक सदस्य होते हैं। ठीक है, एक सदस्य होते, एक अध्यक्ष होगा और प्लस 8 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो एक अध्यक्ष यहां पे हो जाएगा और प्लस आपके 8 सदस्य हो जाएंगे। तो जब भी पूछेगा आपसे, अलग अलग होते हैं राज्यों में, हम यूपी पीसीएस की बात खासकर कर रहे हैं कि जो आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग होता है, वहां पे एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं। वर्तमान में एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं। वहीं अगर यूपीएससी की बात की जाएगी कि कितने होते हैं, तो फ्रेंड्स यूपीएससी में आपके क्या होते हैं, एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं। चीजें क्लियर हो गई। तो यूपी में एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं, जबकि सॉरी यूपीएससी में, और अगर यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात करेंगे तो एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीजें आपने पढ़ी। इसके अलावा इसके आगे बढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे और चर्चा करेंगे कि यूपीएससी के जो सदस्य होते हैं, यूपीएससी के सदस्य, ठीक है, तो यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल। तो देखिए फ्रेंड्स, यूपीएससी के जो सदस्य हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। ठीक है, तो कार्यकाल इनका 6 वर्ष तक होता है या 65 वर्ष तक। ठीक है, या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी अधिक होगा। ठीक है, जो भी अधिक होगा। मान लीजिए कि उनको
58 साल में ही बना दिया गया लोक सेवा आयोग का सदस्य। तो अगर वो 58 साल में ही लोक सेवा आयोग के सदस्य बन जाते हैं या अध्यक्ष बन जाते हैं, तो 58 साल में ही जब ये अध्यक्ष या सदस्य बन जाएंगे तो 64 साल पे उनको रिटायर होना पड़ेगा, तब 65 का वेट नहीं किया जाएगा, अधिकतम 6 वर्ष ही रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई 60 साल में बनता है तो वो अधिकतम कब तक रह सकता है, 65 वर्ष तक। तो यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। वहीं पे अगर स्टेट की बात करें, एसपीएससी यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे आपका यूपीपीएससी हो गया, ठीक है, जैसे आपका एमपीपीएससी हो गया, जैसे आपका बीपीएससी यानी बिहार पीएससी हो गया, तो इनके सदस्यों का जो कार्यकाल होगा, ठीक है, इनके सदस्यों का जो कार्यकाल होगा वो कितना होगा, 6 वर्ष, ठीक है, 6 वर्ष या 62 वर्ष, ठीक है। तो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक वो अपने पद पे रह सकते हैं, जो कि स्टेट पीसीएस यानी राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं, वो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पे रह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो सदस्य होते हैं यूपीएससी के सदस्य को राष्ट्रपति ही निलंबित कर सकता है, ठीक है। देखिए यूपीएससी के जो सदस्य हैं इनको कौन हटा सकता है, तो इनके सदस्यों को राष्ट्रपति ही हटा सकता है, ठीक है। इनके सदस्यों को कौन हटा सकता है, राष्ट्रपति। तो इनके सदस्यों को राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं, ठीक है, हटा सकते हैं। वहीं एसपीएससी के सदस्यों को कौन हटा सकता है, तो इसके सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। तो इसके सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा, सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। अगर बात करेंगे इसके सदस्यों की नियुक्ति की, तो यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वहीं एसपीएससी यानी राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, ठीक है। कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। चीजें क्लियर हो गई, ये बात आपकी पूरी तरीके से क्लियर हो गई, कौन हटाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने देख ली। इसके अलावा देखिए आर्टिकल 320 में क्या किया गया है, आर्टिकल 320 में, आर्टिकल 320 में लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो आर्टिकल 320 में क्या किया गया है, लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किया गया है। तो लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किया गया है भैया, उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो कहां पे किया गया है, आर्टिकल 320 के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किया गया है। चीजें क्लियर हो गई। इनका कार्य क्या होता है, तो इनका मुख्य कार्य होता है कार्मिक मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई रिक्तियों के भरने के लिए, ठीक है, लोक सेवा आयोग के कार्य। अब देखिए कार्य क्या होते हैं वो देख लीजिए। तो कार्य ये होते हैं कार्मिक मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई रिक्तियों, ठीक है। कार्मिक मंत्रालय जो होता भैया, ठीक है, सरकार के अंतर्गत कार्मिक मंत्रालय होता है। जैसे देखिए ये जो आईएएस वाले पोस्ट के होते हैं या आपकी एसडीएम जो होते हैं या डीएम होते हैं, वो कार्मिक मंत्रालय के अधीन काम करते हैं। लेकिन जो आईपीएस होते हैं या पीपीएस होते हैं यानी डिप्टी एसपी होते हैं या एसपी होते हैं, ये लोग जो काम करते हैं वो गृह मंत्रालय के अधीन काम करते हैं, ठीक। इसको ध्यान से याद रखिएगा कि जितने प्रशासनिक पद होते हैं वर्दी वाले छोड़ के, वो सभी लोग कार्मिक मंत्रालय के अधीन काम करते हैं। जैसे आईएएस आपका कार्मिक मंत्रालय यानी डीएम जो है वो कार्मिक मंत्रालय के अधीन काम करेगा, एसडीएम जो आपके राज्यों में होते हैं वो कार्मिक मंत्रालय के अधीन काम करेंगे। लेकिन जो डिप्टी एसपी होता है या जो एसपी होता है वो गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। अगर डिप्टी एसपी है तो राज्य के गृह मंत्रालय के अधीन काम करेगा, और अगर एसपी है तो केंद्र के गृह मंत्रालय के अधीन काम करेगा। चीजें क्लियर हो गई। लेकिन दोनों अलग अलग, वो कार्मिक मंत्रालय उन पे अधिकार रखता है और इन पे गृह मंत्रालय रखता है। चीजें क्लियर हो गई। तो देखिए लोक सेवा आयोग के जो मेन कार्य है वो कार्मिक मंत्रालय जो होता है वो रिक्तियां उपलब्ध कराता है किसको, लोक सेवा आयोग के पास अधियाचन भेजता है कि इतने पद खाली हैं। तो लोक सेवा आयोग का काम क्या होता है कि इन पदों पे परीक्षा करा के, इंटरव्यू करा के, सारे जो प्रोसेस है उसको पूरा करके वो लिस्ट कार्मिक मंत्रालय को भेजता है कि हमने आपने जितनी रिक्तियां भेजी थी उसके सापेक्ष हमने इतने
स्टूडेंट्स का चुनाव, इतने अधिकारियों का चुनाव इन पदों के लिए किया है। ठीक है, तो उनका काम यही होता है कि विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं का आयोजन करना, योग्य अभ्यर्थियों का चयन करना और सूची बना के जब चयन कर लेंगे तो सरकार को सौंप देना। बस इतना ही लोक सेवा आयोग का काम होता है। बाकी अब इसके आगे काम कार्मिक मंत्रालय करेगा, वो उनको ट्रेनिंग दिलवाए। गृह मंत्रालय का काम है कि वो अपने आईपीएस या पीपीएस को ट्रेनिंग दिलवाए। तो बाकी नियुक्ति सारे वो करते हैं। बस लोक सेवा आयोग यही करता है कि कार्मिक मंत्रालय जो रिक्तियों की लिस्ट होता है वो भेजता है किसके पास? लोक सेवा आयोग के पास। और लोक सेवा आयोग उन पे विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन करा के योग्य अभ्यर्थियों का चुनाव करके वो लिस्ट सरकार को सौंप देता है। ठीक है, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट और है आर्टिकल 323। ठीक है, आर्टिकल 323। तो भैया आर्टिकल 323 के अंतर्गत क्या होता है? आर्टिकल 323 के अंतर्गत यूपीएससी अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो आपका यूपीएससी है यानी संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग, चीजें क्लियर हो गई? तो यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग जो है वो राष्ट्रपति को अपना वार्षिक प्रतिवेदन देता है। राष्ट्रपति को अपना वार्षिक प्रतिवेदन देता है। ठीक है, तो यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग जो है वो राष्ट्रपति को अपना वार्षिक प्रतिवेदन देता है और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखवाता है। ठीक है, राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के समक्ष क्या करेगा? रखवाएगा। तो राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के समक्ष क्या करता है? रखवाता है, समक्ष रखवाता है। चीजें क्लियर हो गई? तो राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के समक्ष भैया रखवाता है। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग राष्ट्रपति को अपना वार्षिक प्रतिवेदन देता है। अगर बात करेंगे हम लोग यहीं पे, इसी में कहा गया एसपीएससी जो होता है, मतलब कि राज्य लोक सेवा आयोग जो होता है वो अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको देता है? राज्यपाल को। ठीक है, तो एसपीएससी अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको देगा? अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को देता है। ठीक है, राज्यपाल को देता है और जो राज्यपाल होते हैं वो उसको किसके समक्ष रखवाएंगे? राज्य के विधानमंडल के समक्ष। ठीक है, देता है और जो राज्यपाल होंगे वो इसको राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाएंगे। राज्य विधानमंडल, तो इसको राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं। ठीक भैया, तो क्लियर होगी चीजें। आर्टिकल 323 में क्या कहा गया है कि यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग जो होगा वो अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति इसको संसद के समक्ष रखवाएंगे। वहीं पे इसी में ये चीजें भी कही गई हैं, जो एसपीएससी यानी राज्य लोक सेवा आयोग होता है वो अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको देगा? राज्यपाल को देगा और राज्यपाल इसको क्या करेंगे? राज्य विधानमंडल के समक्ष इसको रखवाएंगे। तो चीजें आपकी क्लियर हो गई आर्टिकल 323 तक। अब देखिए एक महत्वपूर्ण आर्टिकल और है जिसको पढ़ना जरूरी है, आर्टिकल 312। ठीक है, इसी के अंतर्गत आता है आर्टिकल 312। तो आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की बात की गई है। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। तो भैया आर्टिकल 312 यानी अनुच्छेद 312 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 312 में यह व्यवस्था की गई है कि अगर किसी केंद्र स्तर पे अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, तो अगर केंद्र स्तर पे अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना है, कोई नया पद बनाना है, जैसे आईएफएस की पोस्ट बाद में बनाई गई है। ठीक है, भारतीय वन सेवा जो होता है इसको लास्ट में बनाया गया है। तो जैसे भारतीय वन सेवा है तो भारतीय वन सेवा आपका लास्ट में बनाया गया है
बाकी पदों के बाद में, तो उसको सृजन करने का अधिकार किसको होता है? राज्यसभा को। ठीक है, तो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा कर सकता है। ठीक है, राज्यसभा कर सकता है। तो कभी कभी आपसे ये सवाल पूछता है कि ऐसे कौन से अधिकार हैं जो कि राज्यसभा को प्राप्त हैं लेकिन लोकसभा को नहीं प्राप्त हैं? तो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना ये अधिकार केवल और केवल राज्यसभा को प्राप्त है, ये अधिकार लोकसभा को नहीं प्राप्त है। वहीं पे उपराष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया होती है वो भी केवल राज्यसभा में की जा सकती है, लोकसभा में नहीं की जा सकती है। तो ये दो महत्वपूर्ण अधिकार हैं जो कि केवल और केवल राज्यसभा को प्राप्त हैं, लोकसभा को नहीं प्राप्त हैं। तो जब भी आपसे कभी पूछे कि सवाल में से पूछ सकता है कि क्या राज्यसभा का कोई औचित्य नहीं रह गया है, क्या राज्यसभा को समाप्त कर देना चाहिए, क्या राज्यसभा की कोई प्रासंगिकता नहीं बची है आज के समय में, तो आप वहां पे उसको क्रॉस करते हुए लिखेंगे कि अभी भी कुछ ऐसे अधिकार हैं जो कि केवल राज्यसभा को प्राप्त हैं। जैसे आर्टिकल 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, ये अधिकार किसको दिया गया है? राज्यसभा को दिया गया है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो पूरी प्रक्रिया केवल और केवल राज्यसभा के द्वारा ही किया जा सकता है। तो ऐसे 3-4 चीजें आप दे सकते हैं कि जो अधिकार केवल और केवल किसको प्राप्त है? राज्यसभा को। ठीक है, आर्टिकल 249 के अंतर्गत राज्य सूची के विषय पे कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है, यानी राज्यसभा को प्राप्त है। तो ये कई सारी चीजें हैं जिसको आप जब दिमाग में आपके रहेगा तो चीजों को आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का अधिकार किसको प्राप्त है? राज्यसभा को प्राप्त है। ये व्यवस्था कहां की गई है? आर्टिकल 312 में की गई है। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 311 में क्या कहा गया है? तो सिविल सेवकों के पद की रक्षा की चर्चा 311 में की गई है। ठीक है, आर्टिकल 311 में क्या कहा गया है कि सिविल सेवकों को बिना किसी ठोस कारण के हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई? तो भैया इसमें कहा गया है कि सिविल सेवकों को बिना किसी ठोस कारण के नहीं हटाया जा सकता। किसमें कहा गया है? आर्टिकल 311 में ये चीजें कही गई हैं। तो सिविल सेवकों के पद की रक्षा की बात आर्टिकल 311 में कहा गया है, बिना किसी ठोस कारण के इसमें किसी भी सिविल सेवक को हटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, और इनको हटाने की चर्चा कहां की गई है? तो आर्टिकल 317 में सिविल सेवकों को उनके पद से हटाने की चर्चा की गई है, जिसमें न्यायालय में कदाचार का मुकदमा चलाना होगा और उस आधार पर उन्हें राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 317 में सिविल सेवकों को हटाने की प्रक्रिया बताई गई है। ठीक है, तो प्रक्रिया में क्या बताया गया है कि साबित कदाचार के द्वारा किसके द्वारा हटाया जाएगा? तो भैया जब इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तो राष्ट्रपति के द्वारा ही इनको हटाया जाएगा। देखिए, पेपर कराने का काम जैसे आईएएस जो बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईएफएस बनते हैं, पेपर तो संघ लोक सेवा आयोग कराता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो जितने भी सिविल सेवक होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये बात गांठ बांध के रख लीजिए कि इनकी नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा। और हटाया किसके द्वारा जाएगा? तो आर्टिकल 317 में इस चीज की भी चर्चा की गई है कि सिविल सेवकों को हटाने की प्रक्रिया साबित कदाचार के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाएगा। ठीक है, द्वारा साबित कदाचार के माध्यम से राष्ट्रपति के द्वारा ही इनको हटाया जा सकता है। तो 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपने और पढ़ा। आर्टिकल 312 की अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा कर सकती है। ठीक है, आर्टिकल 311 सिविल सेवकों को बिना किसी ठोस कारण के हटाया नहीं जा सकता, मतलब कि उनके पद की रक्षा की बात की गई है। फिर 317 में इनको हटाने की प्रक्रिया बताई गई है कि न्यायालय में मुकदमा चलाना होगा और साबित कदाचार के आधार पे केवल राष्ट्रपति ही इनको हटा सकता है। तो चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए, जो यूपीएससी के सदस्य होते हैं या अध्यक्ष होते हैं उनका वेतन भारत के संचित निधि पे भारित होता है, और जो एसपीएससी यानी स्टेट के सदस्य होते हैं उनका वेतन
राज्य की संचित निधि पे भारित होता है। चीजें क्लियर हो गई। देखिए यूपीएससी और यूपीपीएससी यानी राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं और अध्यक्ष होते हैं, ये जब अपने पद से रिटायर होंगे, सेवानिवृत्त होंगे, तो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद को धारण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी लाभ के पद को धारण नहीं कर सकते हैं। चीजें क्लियर हैं। तो आज हमने भाग 14 को पढ़ के कंप्लीट किया है, जिसमें हमने संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में सारी चीजें पढ़ी हैं कि सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है, कितने समय के लिए होती है, वेतन कहां से दिया जाता है, किस पे भारित होता है, कौन हटा सकता है। ठीक है, सारी चीजें आज हमने डिस्कस की है डिटेल में। तो फ्रेंड्स, अगर आज आप पहली बार हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो को देख सकते हैं। वहां सीक्वेंस से संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र पहले लेक्चर से लेके लगभग 30-32 लेक्चर में सारे वीडियो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के माध्यम से। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले क्लासेस के बारे में जानकारी आपको मिल सके। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।